हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसका टेस्ट 1 हुआ है। उसमें हमने अर्थमेटिक पार्ट 1, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, उनको करने की कोशिश की थी। तो ये वीडियो होने वाली है उसी टेस्ट की एनालिसिस के ऊपर। अगर मेरे सामने वो वाला टेस्ट होता और मैं एग्जाम में होता और वो वाले क्वेश्चंस होते, तो मैं किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल करता, क्या मेरी अप्रोच रहती। तो मैं अपनी अप्रोच की तरह इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। और मैं अज्यूम करता कि आपके बेसिक कवर्ड हैं, तो किस तरह से आप उन क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसके अलावा हम हर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैंने हाईलाइट भी कर रखे होंगे, जिसमें कैंडिडेट्स को बहुत मुश्किल आई है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 भी है। 5 को थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा है, तो मैं पहले ही लंबे सोल्यूशन से नहीं चलना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे है कि एक 9 kg वाटरमेलन पे 88% वाटर है और कुछ वाटर वेपोरेट हो जाता है और वाटर अब इतना रहता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास ये सीन है कि पहले आपके पास कोई फ्रेश फ्रूट है। क्या है? फ्रेश फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में क्या रहता है आपका? एक तो आपका पल्प, जिसको हम छिलका बोलते हैं, वो रहेगा, और आपका दूसरा क्या रहेगा? पानी रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ड्राई फ्रूट हो जाता है, फ्रेश फ्रूट के बाद थोड़ा पानी अगर उसमें वेपोरेट हो जाता है तो बन जाता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या रहेगा आपका? पल्प रहेगा और पानी रहेगा। ठीक है। अब दोनों चीजों में क्या बदल रहा है? देखो, जो पल्प है ना, जो पल्प है, ये पल्प, ये तो दोनों केस में कांस्टेंट होने वाला है। छिलका तो कम होने वाला नहीं है ना। तो ये दोनों केस में क्या होगा? हमारा कांस्टेंट रहने वाला है कि अगर यहाँ पे 10 ग्राम पल्प है तो यहाँ पे भी 10 ग्राम पल्प होगा। पानी, पानी हमारा ड्राई होगा, है ना। पानी हमारा बदलेगा। अगर यहाँ पे पहले 20 पानी था, 20 ग्राम पानी था, तो ड्राई होने के बाद ये 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। यही बात है ना। कहने का मतलब यही है कि पल्प दोनों केसेस में बराबर होने वाला है। तो ये वाले ध्यान में रखना बात आप। तो क्या हुआ? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले 88% वाटर था। अगर 88% वाटर था तो इसका मतलब क्या है? 12% पल्प होगा ना। और वाटर थोड़ा वेपोरेट हो जाता है, तो फिर दूसरे केस में 84% हमारा वाटर बन जाता है। तो मतलब अगर 84% वाटर है तो दूसरे केस में हमारा पल्प कितना होगा? 16। कहने का मतलब यह है कि 12% ऑफ क्वांटिटी 1, पहले केस में 12% हमारा पल्प होगा। 12% ऑफ पल्प ऑफ 1 इज इक्वल टू 16% ऑफ पल्प ऑफ 2। यही होगा ना। पहले हमारा 12% पल्प था और दूसरा हमारा 16% बन गया, लेकिन क्वांटिटी तो पल्प की सेम रहेगी ना, छिलका तो सेम रहने वाला है हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 रेशो बन जाएगी। 16 यहाँ पे 16 ही रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 12। ये कटेगा तो बन जाएगा 4, ये 3। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब पहले जो टोटल वेट था हमारे पास 4 यूनिट था, दूसरे बार ही हमारा टोटल वेट ड्राई होके बचा 3 यूनिट्स। टोटल वेट की बात हो रही है। अब डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1। लेकिन पहले जो था, इधर लिखा है कि पहले 9 kg वाटरमेलन, जो पहले हमारा क्या बोलते हैं, हमारे पास वेट दिया गया है वो 9 kg के बराबर है। मतलब जो पहले 4 था हमारा, 4 यूनिट जो है वो 9 kg के बराबर है। यही है। अब बोल रहा है व्हाट इज इट्स वेट नाउ। हमने 3 निकालना है। 3 यूनिट किसके बराबर हो गए? 3 यूनिट किसके बराबर हो गए? तो वो बन जाएगा हमारा क्या? 9 इंटू 3/4, यही बनेगा। इसको काटेंगे हम तो 2.25 और ये बन जाएगा 6.75। ये आंसर है हमारा। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। कि इलेक्शन हो रही है दो कैंडिडेट्स के बीच में। ठीक है। 75% ऑफ वोटर कास्ट दियर वोट्स। ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 100 वोटर्स थे, उनमें से सिर्फ 75 लोगों ने वोट किया है। यही हो रहा है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 2%, देखो क्या करेंगे हम। हमको तो मालूम नहीं है कि कितने वोटर्स हैं एक्चुअली में, लेकिन हम इसको एक्स मान लेते हैं। लेकिन इतना मालूम है कि 75% ने अपना वोट दिया। एक्स को मान लो कि टोटल वोटर्स थे। अब उसमें 75% वोटर ने अपना वोट कास्ट किया, तो 75% क्या हो गया? वो 3/4। यही हुआ ना। मतलब अगर 75/100 होता है ना 75%, 25 3 75 और ये 4 बन जाएगा 3/4। ठीक है। अब देखो, अब ये जो पूरा बॉक्स बना दिया मैंने इस कलर में, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इतना वोट कास्ट हुआ। ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब आगे ये बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 2% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जो ये कास्ट हुए वोट हमारे, उसमें से भी 2% ऐसे थे जो इनवैलिड डिक्लेयर हुए। इनवैलिड किसी भी वजह से हो सकता है, तो इसका आप 2% निकालेंगे।
मतलब 98% निकालेंगे। अगर 2% इनवैलिड थे तो वैलिड कितना हो जाएगा हमारे पास, 98% वैलिड हो गए ना, तो इसका 98% कितना आ जाएगा, इंटू 98/100, यही आएगा ना। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 49/50, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप देखो, ग्रीन लेते हैं। अब जो ये ग्रीन बक्स है, ये क्या दर्शा रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये सारे के सारे वोट जो है ये वैलिड वोट्स हैं। कौन से वोट है, ये वैलिड वोट्स हैं, ये वैलिड वोट्स बन गए हमारे। ब्लू वाले कास्ट थे, अब ये पूरा वैलिड बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि द विनर गॉट इतने वोट विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रीन बॉक्स है, इसका भी 75% जो है वो है हमारा विनर के वोट्स। तो कर दो इसका 75%, कितना आएगा, 3/4। 75/100 3/4 होता है ना, 3/4 आएगा। 75/100 3/4 आएगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे कौन से हैं, ये विनर के वोट हैं, ठीक है। इसको फर्दर अगर मैं बड़ा कर दूं, मतलब ये जो जो भी बड़ा बॉक्स आया, ये सबके सब क्या है, विनर के वोट्स हैं, ओके। अब ये पूरे का पूरा कितना है हमारा, 9261, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, इज इक्वल टू 9261। समझ गए मेरी बात। तो अगर हम देखेंगे अब इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू 3/4 इंटू 49/50 इंटू 3/4 इक्वल टू 9261। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका बन जाएगा x इक्वल टू 1680 बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा, इसको आप निकालो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी, तो इसका आंसर ये बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से आप तोड़ के इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। चलो ओके, नाइन्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि 25% हाइक हो रहा है, उसकी वजह से 11.11% हमारे पास फॉल है पैसेंजर ट्रैफिक में। और डेली कलेक्शन बस की जो है वो फिर हालांकि इंक्रीज होती है इतना से, तो डेली कलेक्शन कितनी थी पहले बस की। देखो यार, आप बस के ओनर हो तो आपके पास डेली बस की कितनी कलेक्शन होगी, तो कलेक्शन कितनी होती है बस की, खुद सोचो ना। जितना हमारा किराया है, किराए को फेयर बोल देंगे, ये हमारा किराया है, और पैसेंजर कितने बैठे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वही हमारी कलेक्शन होगी ना डेली, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, एक बात कॉमन सेंस की बात है। अब ये बोल रहा है कि 25% किराया हमारा बढ़ जाता है। 25% का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन होती है 1/4, कि पहले अगर हमारा फेयर हमारा अगर पहले 4 था, तो अब हमारा फेयर कितना हो गया है, 5 हो गया है। उसी तरह से पैसेंजर में अब गिरावट हो जाती है। गिरावट कितनी होती है, 11.11%। 11.11% की जो फ्रैक्शन होती है 1/9। कहने का मतलब यही है कि पैसेंजर हमारे पास पहले अगर 9 थे, अब एक कम हो गए तो 8 हो गए, ठीक है। अब क्या है कि हमने आपको बताया कि ये जो है ये ओल्ड कलेक्शन होगी ना हमारी, ओल्ड कलेक्शन फेयर इनटू पैसेंजर, और ये हमारी न्यू कलेक्शन होगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36, 8 इंटू 5 40। मतलब पहले 36 कलेक्शन आती थी, अब हमारे पास 40 आ रही है। और ये 40 जो है, इसमें डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। ये हमारे पास आ जाएगा 211 के बराबर, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डेली कलेक्शन बिफोर द इंक्रीज, मतलब पुरानी कितनी थी, 36। अगर 4 यूनिट हमारे पास 211 के बराबर है, 4 यूनिट अगर हमारे पास 211 के बराबर है, तो 36 यूनिट किसके बराबर आएंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास 36 इंटू 211/4। ये 9 से करेंगे, 9 2 1811, ये आएगा 1899, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसी तरह से 10th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज समथिंग एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज समथिंग इफ इनकम गोज डाउन बाय 16.67%। अब इनकम कम हो रही है, और ये जो फ्रैक्शन है हमारी 16.67%, ये किसके बराबर होती है, ये फ्रैक्शन बन जाती है हमारी 1/6। मतलब इनकम अगर हमारी पहले 6 थी, अब एक कम हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, यही होगा ना। उसी तरह से बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 22.22%। अब 22.22% की क्या फ्रैक्शन बनेगी, आपको मालूम है कि 11.11% जो होता है वो होता है 1/9 के बराबर, और 22.22% इसका डबल है, तो इसको हम 2/9 लिख देंगे, है ना। यही होता है, फ्रैक्शन तो पढ़ी होगी आपने। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनकम हमारी पहले अगर 9 थी, अब 2 ऐड कर दोगे तो 11 हो जाएगी, मतलब एक्सपेंडिचर हमारा बन जाएगा 9 से 11। अब हमको निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम वुड ही सेव नाउ। अब सेविंग किसके बराबर होता है, सेविंग्स होती है हमारे पास इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होता है हमारा सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, निकालते हैं ना। पहले इनकम थी हमारी 76050, ये हमारी अब 6 से 5 बन चुकी है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6, यही होगा। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, करो इसको सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा 12 7
और 675, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 63375। ये हमारे पास बन जाएगी इनकम, है ना। इसी तरह से हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा, ये है 45630। ये हमारा 9 से 11 बन चुका तो 11 ऊपर आ जाएगा। इसको करो, कितना बन जाएगा 5 4 5 6, फिर 0, फिर 7, फिर 0, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, ये बन जाएगा 55770। ये बनेगा ना एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो इनकम हमारी ये आ गई, एक्सपेंडिचर हमारा ये आ गया, तो सेविंग कितनी आएगी, सेविंग आएगी हमारे पास, सेविंग इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7605। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 7605 को हम बटे में कर देंगे 63375। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 12% बन जाएगा। बस सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा आपका, बाकी तो बस समझ आराम से आ जानी थी, आपको आ जानी चाहिए थी। चलो अगला। ओके, देयर आर 5000 स्टूडेंट इन ए स्कूल। 5000 स्टूडेंट्स है, जिसमें हमें नेक्स्ट ईयर पता चलता है कि बॉयज और गर्ल्स इंक्रीज होते हैं 10 और 15% से, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5600। फाइंड द टोटल नंबर गर्ल्स पहले कितनी थी। ठीक है यार, मतलब ओल्ड हमारे पास स्टूडेंट्स थे टोटल 5000, न्यू हमारे पास आ जाते हैं 5600। ओल्ड में भी बॉयज होंगे, ओल्ड में भी गर्ल्स होंगे, न्यू में भी बॉयज होंगे, न्यू में भी गर्ल्स होंगे। अब हमको निकालना है कि पहले गर्ल्स कितनी थी। भाई सीधे क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शंस पड़े हुए हैं यार, आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं, सीधे इनमें ऑप्शन निकालना। तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ ऑप्शन लगा के निकालता, कोई अप्रोच फॉलो नहीं करता। ऑप्शन कैसे यूज करते, देखो 3000 अगर हम लेते हैं, 3000 अगर लेते हम कि पहले हमारे पास गर्ल्स, क्या पूछा है, फाइंड द गर्ल्स ओरिजिनल इन द स्कूल। अगर पहले हमारे पास गर्ल्स 3000 होती, यहाँ पे मतलब 3000 होती, तो बॉयज कितने होते 2000, यही होता ना। अब बोल रहा कि बॉयज इंक्रीज हो जाते हैं 10% से, तो 2000 का 10% कितना होता है 200, मतलब बॉयज बन जाएंगे हमारे पास 2200। उसी तरह से गर्ल्स जो है हमारी वो 15% से इंक्रीज होती है, तो 15% कितना होता है 3000 का, ये होता है 450, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास 3450। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5450। लेकिन हमारे पास तो ये 5600 आना चाहिए ना, 5600, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, ये गलत हो गया। तो अगर हम इसी तरह से गर्ल्स को हम पहले 2000 मान ले, गर्ल्स को अगर हम 2000 मान ले ऑप्शन में, तो 2000 यहाँ पे आएगा, बॉयज कितने बन जाएंगे 3000। अब बॉयज हमारे 10% से इंक्रीज हुए तो ये बन जाएगा 3300। गर्ल्स हमारे 15% से इंक्रीज हुए तो 15 दूने 300, ये बन जाएगा 2300। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5600 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बैठ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन, भाई ऑप्शन का यूज करना भी सीखो। मैं इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर रहा हूं जैसे मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं, तो ये मेरी अप्रोच रहती। ठीक है, ओके 17th करने की कोशिश करते हैं कि राकेश स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड आइटम्स। ठीक है, 30% अगर ये सेव कर रहा है, मतलब फूड आइटम पे खर्चा कर रहा है, मान लो उसकी इनकम 100% है। ठीक है, अब यहाँ से 30% निकल जाती है फूड के ऊपर, तो पीछे कितनी बचती है हमारे पास 70% बचती है। और आप बोल रहा कि ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड 60% ऑन क्लोथ, मतलब रिमेनिंग मतलब 70% का भी 60%, अब इसका भी 60% निकालेंगे हम, तो पीछे कितना बन जाता है हमारे पास, इसका 70 का 60% कितना होता है 42, पीछे बन जाएगा हमारे पास 28%। ठीक है, यही आ रहा ना। नाउ ही सेव्स 5/7 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब इसका 5/7 कितना आएगा 5/7, वो जो हमारे पास बन जाएगा 20%। मतलब अब जो सेविंग है टोटल हमारे पास वो 20% हो रही है। समझ आ रही मेरी बात, पहले 100% था, 100% का 30% निकाल दिया हमने, 70 बचा। अब 70% का 60% निकाल दिया हमारे पास, तो पीछे कितना बचेगा, 70 का 60% होता है 42, मतलब 28% बच जाएगा हमारे पास। अब 28 का हमने 5/7 निकाल दिया, वो होता है 20%, और ये 20% हमारे पास सेविंग है। और ये सेविंग हमारे पास कितनी है 1,20,000, 1,20,000 पे हमारी सेविंग है। लेकिन ये ईयरली है, ठीक है, हमको निकालना है मंथली इनकम। तो ईयरली अगर ईयर में 12 महीने होते हैं तो बटा 12 कर दो, तो वो मंथ बन जाएगा। सेविंग हमारे पास बन जाएगी, इसको हम 10,000 बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब जो 20% है वो हमारे पास 10,000 के बराबर है। फाइंड इज मंथली इनकम, तो हमारे पास 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा हमारे पास 10,000 इंटू 5, मतलब 20% 10,000 के बराबर है, तो 100% कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 10,000 इंटू, आई होप इतना तो समझ आ रही है, 100/20 आएगा ना, तो ये 5 ही बनेगा ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 50,000 आंसर आ जाएगा इसका। ये 40 ये नहीं होगा, ये 50,000 होगा। ओके,
ओके, अब हम ना प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये सारे इजी है, 5 में से शुरू करते हैं। कह रहा है कि सम एप्पल्स आर बॉट एट 5 पर रुपी, ठीक है, कि हमारे पास 1 रुपये में हम 5 खरीद पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से देन एन इक्वल अमाउंट स्पेंडिंग, इक्वल अमाउंट मतलब 1 ही रुपया हमने स्पेंड किया और उससे हमने सेकंड वैरायटी खरीदी 7, ठीक है। दे आर मिक्सड, अब हम इसको मिक्स करते हैं, 2 RS में हम कितना खरीद पा रहे हैं, 12 खरीद पा रहे हैं, समझ आ रही इतनी बात। और सोल्ड करते हैं, उनको बेचते हैं 17 फॉर 3, मतलब 3 RS पे हम अब 17 बेच रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारी चीज है ये हमारी CP की तरह काम करेगी, ये जो हमारी चीज है ये हमारी सेलिंग प्राइस की तरह काम करेगी, ठीक है। मतलब 2 रुपए से हम अब यहाँ पे 12 खरीद पा रहे हैं और 3 रुपए से हम 17 बेच पा रहे हैं। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज? अब गेन और लॉस परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्वांटिटी नहीं, इसमें हम क्या करेंगे कि जितना हमने पैसा खरीदने में लगाया और जितना हमने पैसा बेचने में लगाया उसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से, ताकि हमारे जो रुपए हैं वो बराबर हो जाएंगे। वो बन जाएगा हमारे पास 6 RS में हम कितना खरीद पाएंगे, 12 3 36, 36 खरीद पाएंगे। उसी तरह से सेलिंग प्राइस बन जाएगी हमारी 6 RS में हमने 34 बेचे। अब खुद सोचो, जब खरीदने की बारी आती है तब हम 6 रुपए में 36 खरीदते हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो 6 रुपए में हम 34 खरीद रहे हैं, ठीक है। ये तो बराबर, अब इसको भूल जाओ। इस तरह से सोचो कि यहां पे आपने 34 की चीज को 36 में बेच दिया, 34 की चीज को 36 में बेच दिया, क्योंकि खरीदने के बारी आपके पास 36 मिलते हैं आपको, लेकिन बेचने के बारी आपको आइटम्स की बात हो रही है, आइटम्स की। आपने 36 आइटम खरीदी, बेची अपने 34 आइटम, 2 आइटम्स तो आपके पास बच गई ना, मतलब 34 की चीज को आपने 36 में बेच दिया, 2/34, 2 का प्रॉफिट हुआ ना, 2/34, ये बन जाएगा 1/17, जो होता है हमारे पास 5.88%, ठीक है। ओके, इसी तरह से हमारा अब 6th क्वेश्चन निकालते हैं कि ए मैन मार्क्स अप एप्पल बाय 10% एंड गिव 1 एप्पल फ्री फॉर बाइंग 4 एप्पल। अब 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, मतलब यही बनेगा ना 11/10। 10 हमारा क्या बोलते, पहले हमारे पास 10 थी, 10 की चीज को हमने 11 में बेच दिया, यही होगा। एंड गिव 1 एप्पल फ्री फॉर बाइंग 4 एप्पल। अब खुद सोचो, अगर आप किसी को एक एप्पल फ्री में दे रहे हो तो आपको लॉस है या फायदा है? लॉस है ना। 1 एप्पल फ्री फॉर बाइंग 4 एप्पल, क्या होता है कि मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे 4 एप्पल्स लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप मेरे को 5 एप्पल देते हो क्योंकि एक आप मेरे को फ्री में दे देते हो, है ना, यही होगा ना। तो आपको तो लॉस होगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/4, क्योंकि 5 की चीज को आपने 4 में दे दिया, मतलब 5 एप्पल्स आपने दिए लेकिन आपको प्राइस से उसका 4 मिला, यही होगा ना। अब इसको हम टोटल, आपके पास कलेक्शन कितनी होती है, 11 इंटू 4 44, 10 इंटू 5 50। आपको क्या हुआ, 6 का लॉस हो गया, 6/50, वो कितना बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा हमारे पास 12% लॉस, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब अगला करते हैं। एक शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 8500 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम। आप नहीं, कोई एक बंदा है जो बेईमान है, वो क्या करता है कि लोगों को सामान बेचता है लेकिन फॉल्टी वेट यूज करता है। फॉल्टी वेट मतलब जैसे 1 किलो 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम की जगह वो 850 ग्राम दे रहा है, उसका अपना 850 ग्राम जा रहा है, लेकिन वो ले रहा पैसे 1000 ग्राम के, ठीक है। लोगों को लगता है कि हम 1000 ग्राम ले रहे हैं, एक्चुअली में वो 850 ग्राम ले रहे हैं, मतलब 850 ग्राम वाली वैल्यू के लिए वो 1000 ग्राम की पैसे दे रहे हैं। तो शॉपकीपर के लिए क्या होगा, शॉपकीपर के लिए तो फायदा होगा। कैसे फायदा होगा कि वो 850 ग्राम की वैल्यू का, ऐसे मान लो कि 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है, तो 850 रुपए की वैल्यू को वो 1000 रुपए में बेच पा रहा है, यही होगा ना। ऊपर जो वैल्यू वही होती है ना जो प्रॉफिट वाली होती है। तो हमारे पास बन जाएगा ये 20/17, जो होता है 3/17, ये प्रॉफिट आएगा ना हमारे पास, कि हमने 17 की चीज को अगर 20 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना आएगा, 3 आएगा। 3/17 होता है हमारे पास 17.65%, सिंपल, ठीक है। चलो 8वें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि एक शॉपकीपर मार्क्स अप गुड्स बाय 20%, ठीक है। एक कंसेप्ट समझो शुरू इससे पहले कि आपको कोई चीज कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं किसी चीज की 10 रुपए है, ये आप एक दुकानदार हो, आपने 10 रुपए की चीज खरीदी। अब इसमें 2 सिचुएशन समझ लेते हैं कि आपने उसको 12 का बेचा और आपने उसको 8 रुपए का बेचा। जब आप 12 की बेचते हो तो उसको आप क्या लिखोगे, 12/10 लिखोगे या 10/12 लिखोगे। और उसी तरह से आप जब 8 में बेचोगे तो उसको 10/8 लिखोगे या फिर 8/10 लिखोगे, ठीक है। 10/12 लिखोगे, है नहीं, आप लिखोगे उसको 12/10, और इसी तरह से यहां पे आप लिखोगे 8/10। दोनों केस में देखो जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे रहती है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहती है हमारी, तो ये समझ लेना, कभी यहाँ पे धोखा मत खाना। चलो आप क्वेश्चन
करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने मार्क किया 20% से, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, मतलब 5 की चीज़ को, अब मार्कअप मतलब ज़्यादा बढ़ाया ना हमने, 5 की चीज़ को 6 में हमने बेचा, इसको हम 6/5 लिखेंगे। अब बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ इतना टू गिव अ डिस्काउंट। अच्छा, अब आपने डिस्काउंट दिया, 33.33% की फ्रैक्शन होती है 1/3। अब आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। 3 से आप 2, मतलब 3 रुपए की चीज़ को आप 2 बना रहे हो, तो 3/3 से 2 हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। यही मैंने समझाया था अभी। तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक तो आपको 12/15, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5, मतलब 5 की चीज़ को अभी यहाँ तक आप 4 में बेच रहे हो, आपको लॉस पड़ रहा है। ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि कितना आपको वेट यूज करना है 1000 की जगह कि आपको नो प्रॉफिट हो नो लॉस हो। यहां तक तो आपकी 4/5 है। अब आपको क्या करना है कि लोगों को तो आप 1000 ग्राम ही दोगे, लोगों को तो लगेगा आपकी दुकान पे ऊपर कोई किलो चीनी लेने आ रहा है, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि 1 किलो दे रहा है, तो लोगों के लिए तो हमेशा ऊपर रहेगा। जो चीज़ आप लोगों को दे रही है वो तो ऊपर ही रहेगा, और एक्चुअली में आपने कितना वेट यूज किया है वो तो आपकी प्राइस होगी, वो नीचे होएगा। इज इक्वल टू, अब बोल रहा कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन क्या होती है 1/1, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 4000/5, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 800 ग्राम। 800 ग्राम हमारा आंसर आ गया। समझ गया ना ये बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। जो 9th क्वेश्चन है ना, ये आपके दिमाग की तार खोल देगा और आपका ना एक नज़रिया बदल देगा कि हर क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिक्स जो क्लासेस में आप सीख रखते हो या फिर कन्वेंशनल वे में जो आप करते आते हो वैसे नहीं होते हैं यार। ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको बस अपना दिमाग और अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है। आप लोग जनरली अपने जो कॉमन लाइफ में बहुत अच्छी कॉमन सेंस यूज़ कर लेते हैं, मैथ्स आपके समझ आता तो आपको लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड जो कन्वेंशनल तरीके आपने पढ़े उन्हीं से। नहीं नहीं, ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात होती है। देखो कैसे कि मीटर टेप ऑफ क्लोथ मर्चेंट एक्सपेंड्स बाई 20% इन समर। देखो दो सिचुएशन समझते हैं, समर और विंटर। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये शॉपकीपर है, ये कस्टमर है। ठीक है, ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। अब देखो यहाँ पे समर की बात हो रही है, बस मैं समझाना चाहता हूँ। आप अपने आप को शॉपकीपर समझो, आप एक कपड़े बेचने वाले दुकानदार हो। कि क्या हो रहा है कि समर में क्या हो रहा है, जो आपकी मीटर टेप है जिससे आप कपड़े नापते हो वो 100 की जगह अब एक 20% ज़्यादा दिखाता है, 100 की जगह 120 दिखा रहा है। तो मतलब आपको 100 मीटर देना चाहिए था, लेकिन सिंस ये एक्सपेंड हो चुका है तो कस्टमर को फ़ायदा हो गया और कस्टमर 120 मीटर ले पा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि मीटर टेप एक्सपेंड हो जाता है। अब गर्मियों में क्या हो रहा है कि मीटर टेप जो है वो ढीला पड़ जाता है और वो 100 की जगह 120 दिखाने लग पड़ा है। ये जैसे पीछे हो गया था कि डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर था वो वेट 100,000 ग्राम की जगह कम यूज़ कर रहा था, उसको फ़ायदा हो रहा था ना। इस केस में क्या हो रहा है, शॉपकीपर को नुकसान हो रहा है कि होना चाहिए था 100 मीटर, लेकिन क्योंकि एक्सपेंड हो चुका तो 120 बन चुका, तो कस्टमर तो ले रहा है फ़ायदा। कैसे? मान लो 1 मीटर की वैल्यू 1 रुपये है, तो शॉपकीपर को यहाँ पे 100 रुपये मिलने चाहिए थे और यहाँ पे 120 रुपये मिलने चाहिए थे, है ना। लेकिन कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर तो 100 मीटर लेने जा रहा था ना। कस्टमर जब 100 मीटर लेने जा रहा था तो वो तो 100 रुपया ही देगा ना, कस्टमर तो 100 रुपया ही देगा। लेकिन उसको बाय नेचुरली 120 मीटर 20 मीटर जो एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि वो एक्सपेंड हो गया, है ना। लेकिन शॉपकीपर का देखो, इसको तो 120 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन कस्टमर ने तो 100 रुपया दिया। क्यों दिया? क्योंकि तो उसकी थोड़ी ना गलती है, मीटर टेप एक्सपेंड हो चुका है। तो क्या हो गया कि 120 मीटर शॉपकीपर को देखो, जो कॉस्ट प्राइस थी शॉपकीपर के लिए 120 रुपये की चीज़ को अब शॉपकीपर 100 रुपये में बेचने जा रहा है ना। क्योंकि कस्टमर तो 100 रुपये ही देगा, उसकी थोड़ी ना गलती है, उसको 120 मीटर मिल रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 120 की चीज़ को आपने 100 रुपये में बेच दिया, इसको तो घाटा हुआ। उसी तरह से अगर 20% यहाँ पे विंटर की बात करते तो यहाँ पे श्रिंक लिखा होता तो 20% श्रिंक हो जाता, तो शॉपकीपर को 100 मीटर की जगह अब 80 मीटर देना पड़ रहा है कस्टमर को। लेकिन जब पैसे देने की बारी आएगी तो कस्टमर 100 रुपये ही देगा, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा ना पता वो श्रिंक हो गया है। कस्टमर तो 100 रुपया ही देगा, लेकिन होना चाहिए था 80, तो शॉपकीपर को यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो शॉपकीपर 80 की चीज़ को ये 100 में बेच रहा है ना। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब आप समझ पा रहे हो ना, हम तो समर के केस लेके चल रहे हैं कि शॉपकीपर 120 की चीज़ को अब 100 में बेच रहा है, तो उसको ये घाटा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करता है, ही मार्कअप क्लोथ बाई 12.5%। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। मार्कअप मतलब वो बढ़ा देता है, 8 से वो 9 कर देता है, मतलब 9/8 लिखेंगे हम। इंटू कर दो इसको 9/8,
0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/6 बन जाएगा, ये बन जाएगा 45/48। मतलब अभी भी घाटा हो रहा है इसको सब कुछ करने के बाद कि 48 की चीज़ को ये 45 में बेच रहा है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15/16, है ना। मतलब लॉस कितना हुआ 1/16, और 1/16 होता है हमारे पास 6.25% लॉस। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। ओके, 10th क्वेश्चन करते हैं, प्यारा क्वेश्चन है। इफ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5%। चलो इससे पहले हम ना थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, हालांकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक सब आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यार एक ही डायग्राम में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आप इससे थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पास क्या होता है। आप एक दुकानदार हो, हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस होती है, और उसके बाद हमारे पास एक सेलिंग प्राइस होती है, और उसके बाद हमारे पास मॉड प्राइस होती है। ये सेलिंग प्राइस कब होती है, ये अगर ये प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट अगर हो हमारे पास तो सेलिंग प्राइस जो होती है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास लॉस होगा तो जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से कम होगी। और हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर डिस्काउंट हमारा इतना है कि हमको प्रॉफिट में हो रहा है तो ये वाले जो है ये डिस्काउंट है हमारे पास। उसी तरह से डिस्काउंट हमारे पास इतना है कि हमारे को लॉस हो रहा है तो इतना हमारा डिस्काउंट होगा, है ना, इतना हमारा डिस्काउंट होगा। बस हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सारा खत्म। इतना सा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब ये इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया हमको 20% और उसके बाद लॉस हुआ हमें 5%। अब लॉस ये देखो, अब हमको लॉस हुआ तो मतलब ये वाली चीज हो रही है जो रेड कलर में बना रहा हूं, ये वाली चीज हो रही है हमारे पास। तो अगर 20% का डिस्काउंट मिलता है तो पीछे डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो पीछे जो कितनी वैल्यू बची 80%। क्या ये जो सेलिंग प्राइस ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं ये मार्केट प्राइस का कितना है 80% है ना। यहां तक जा रहा है, पहले वैल्यू इतनी थी तो डिस्काउंट देके यहां तक पहुंची, जो 80% ऑफ मार्केट प्राइस होगा ना। उसके बाद लॉस होता है 5%। मतलब जो कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पे मान लो 100% थी तो यहाँ से हमें 5% लॉस होता है। तो ये जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इतनी आएगी ना, ये 5% लॉस होने के बाद ये 95% कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं, 80% ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यही आई ना कि अगर हम कोई इस पे अब बोल रहा है कि व्हाट प्रॉफिट वुड मेक इफ नो डिस्काउंट इज गिवन। अब ये बोल रहा है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ब्रैकेट बॉक्स बना रहा हूँ मार्केट प्राइस का, अगर यहाँ पे बेचते हम मतलब कोई डिस्काउंट ही नहीं देते तो हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ हमने देखनी है कि ये कितनी होगी। आ रही है समझ, कितना प्यारा तरीके से मैं समझा रहा हूँ अभी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमारे पास मार्क प्राइस पूरी की पूरी 100% ऑफ मार्क प्राइस होगी ना, ये क्या है 100% ऑफ MP है, ये 100% ऑफ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना है ये निकालना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ये बन जाएगा 80% ऑफ MP, ये बन जाएगा हमारे पास 95 इंटू 100/80, ऐसे ही बनेगा। ये कैंसिल, ये 5/4, ये बन जाएगा 23.7 कितना 23.75। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 118.75 मतलब 18.75% हमारे पास प्रॉफिट आ गया। यही आंसर है, समझ रहे हो। इसी डायग्राम से इस तरह से इस क्वेश्चन को 2-3 बार इस वीडियो को देखो, मतलब इस क्वेश्चन की वीडियो देखो, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ आ जाएगा इस एक क्वेश्चन के बेसिस पे। ओके, 11th क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जनों ने स्किप किया, बहुत आसान है, इससे आपके भी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा सुधर जाएंगे। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, मान लो हमारे पास ये कोई कॉस्ट प्राइस है, मान लो पहले 100% थी, परसेंट में लिख रहा हूँ, अब वो बेच रहा है प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110%। ठीक है, हैड ही बॉट इट एट 25% लेस, मतलब अगर शॉपकीपर ने उसको 25% कम में खरीदा होता, मतलब 175 में खरीदा होता, यही बोल रहा है ना, और 75% एंड सोल्ड इट एट 105 मोर। अब सोल्ड मतलब अभी 110% में बेचा है तो 105 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो इसमें प्लस 105 कर देंगे। 110% प्लस 105 ये रुपये हैं, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, इसको 110 प्लस 105 215 मत लिख देना, ये परसेंटेज है और रुपये है। तो इसमें हम इस तरह से देख रहे हैं कि 110% प्लस 105 RS। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट होता 66.67%। तो ये बोल रहा था अगर वो 75% उसकी CP होती तो इतने में अगर बेचता 110% प्लस RS 105 तो उसको प्रॉफिट होता 66.67%। तो 66.67% कितना होता फ्रैक्शन हमारे पास 2/3, मतलब 3 की चीज़ को मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 5 में बेच रहा हूँ, यही हो रहा ना। तो 75% इंटू प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होगा 5/3 कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 25 इंटू 5 125%।
हमारी नई सेलिंग प्राइस 125% आएगी ना। अब देखो इन दोनों का गैप देखो, 110% और 125% कितना होता है, 15%। अब 15% का गैप हमारे पास कितना है, 105 रुपये के बराबर। 105 RS, 1% का गैप किसके बराबर आएगा हमारे पास, 105/15, 7 रुपये के बराबर। ठीक है, 7 RS के बराबर। निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 110% निकालना है हमको। तो 110 इंटू 7 कर देंगे तो 770 बन जाएगा हमारे पास, यही आंसर है। ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन निकालते हैं कि आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अभी प्रॉफिट पे है, मतलब 5 की चीज़ को हमने 6 में बेचा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6/5। ठीक है, इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीजेज बाई RS 125, तो लोग ऐसे करते हैं 6x + 125 अपॉन 5x + 125। अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूसेज टू 15%, मतलब 115% ऑफ प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 115/100 कर देते हैं, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके x आ जाता हमारा समथिंग, उस तरह से हम निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना था इस क्वेश्चन को। हालांकि हर सब लोगों ने ऐसे ही किया होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, इस क्वेश्चन को हम सीधे ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं यार। ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, ऑप्शन यूज़ करना आना चाहिए आपको। कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर 575 है, मान लेते इसका ऑप्शन ही हमने उठा लिया 575। तो ये 575 क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस। अगर न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास 575 है, जो न्यू एसपी है, न्यू एसपी है क्या एक्चुअली 15% प्रॉफिट। अगर 100% न्यू कॉस्ट प्राइस है हमारी, न्यू कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 100% है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, 115 होगी। ये होगी ना, न्यू एसपी जो है हमारी 115% होगी। तो ये 115% जो है वो हमारे पास 575 के बराबर है। तो 100% जो मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अब हमारे पास जो न्यू कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, न्यू सीपी वो 500 है ना। न्यू सीपी हमारे पास 500 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 125 इसमें ऐड हुआ। तो पुरानी कितनी होगी हमारे पास, पुरानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो 375 होगी ना। ठीक है, अगर 375 हमारी पुरानी कॉस्ट प्राइस है, तो इसको हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा था, तो ये बन जाएगा हमारा 6/5, यही होगा। ये बन जाएगा 450, मतलब जो हमारी पुरानी सेलिंग प्राइस थी वो 450 थी। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते थे हम सब कुछ चीज़ें। और 450 में हम जब 125 ऐड करेंगे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन को, तो ये बन जाएगा 575। तो इस तरह से ऑप्शन यूज़ करके हम आराम से निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन हमने इसमें ऑप्शन यूज़ नहीं करना था, ये भी नहीं करना था। चलो यहाँ तक करते और अच्छी बात थी। इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, कैसे, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते थे कि देखो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट है वो 15% है, मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100% अगर थी, तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 115%। यही आया ना हमारे पास, न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास 115% आएगी। अब देखो फाइंड न्यू सेलिंग प्राइस, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 115 से डिवाइड हो रहा है, वो हमारा 575 ही था। तो इस तरह से हमारे आंसर निकल जाना था, सिंपल। देख रहे हो ना आप, 115% हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो 115 से डिवाइड हो रहा है। 115 से सिर्फ 575 भी डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। ठीक है, ये वाला देखो 13th वाला भी ऐसा ही है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लेना, हाईलाइट हुआ है वैसे, इसमें ऑप्शन यूज कर सकते थे आप। चलिए 14th क्वेश्चन करते हैं कि एक डिसऑनेस्ट मिल्क मैन है, अब बेईमान दूध वाला आ गया है कि वो क्लेम करता है प्रॉफिट 25% का। 25% क्या होता है हमारे पास, 25% होता है हमारे पास 1/4। अब वो प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब वो 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है, यही हुआ ना। उसके बाद एक्चुअली में वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 66.67%। ठीक है, 66.6% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, 2/3, मतलब 3 की चीज़ को 5 में बेच रहा है, इसको हम 5/3 भी लिख सकते हैं, 3 में 2 ऐड कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है कि बट एक्चुअली मेक से प्रॉफिट आप 66.67%। क्यों कर रहा है प्रॉफिट, क्योंकि ये बेईमान है, तो बेईमान क्या करेगा, कुछ हेर फेर करेगा, और उसको हेर फेर को हम लिख देंगे x, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इसका 5/3। यही हो रहा है ना कि वो क्लेम कर रहा है कि मैं 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा हूँ। तो ये तो ठीक है, क्योंकि जितना का दूध आता है उसके अलावा उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाना है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे वो करता है हेर फेर। हेर फार कैसे, कुछ पानी ऐड कर देता है, और उसके बाद वो एक्चुअली में प्रॉफिट कमाता है वो 5/3, मतलब 2/3 का जो प्रॉफिट है उसका 66.67%, मतलब ये हुआ ना फाइनल वैल्यू उसकी। जब ऐसे करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/3। ठीक है, अब ये 4 क्या और ये 3 क्या है, 4 जो है हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी है, और 3 जो हमारे पास ये मिल्क है, और जो ये एक का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ये वाटर आ जाएगा, 1 = वाटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वही है कि इन विच रेशियो डज ही मिल्क मिक्स मिल्क एंड वाटर, तो वो हमारा 3:1 आ जाएगा, सिंपल।
15 क्वेश्चन करते हैं कि ए मेन सेल 3 आर्टिकल्स एट इक्वल प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है 3 आर्टिकल्स की वो बराबर होने वाली है, ध्यान रखना इस बात को। द फर्स्ट एट ए लॉस ऑफ 10%, द सेकंड, अब 10% का लॉस है, मतलब ये हमारी ओल्ड है, नहीं ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। 10% का लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 9 होगी। सेकंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ये 10 होगा तो ये 12 होगा। थर्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, 25%, मतलब 1/4 की फ्रैक्शन है, तो 4 की चीज़ को हमने 3 में बेचा। अब एक बात जो ध्यान रखने वाली ये थी कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी बराबर है, मतलब ये चीज़ हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये कब बराबर होगी, इन तीनों को हम एलसीएम सेम लेंगे, तो एलसीएम इनका क्या आएगा 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको 12 से, मतलब हम सेलिंग प्राइस बराबर कर रहे हैं क्योंकि हमने बेचा सेलिंग प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस पे है। तो ये 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आएगी, ये बन जाएगा हमारा 40, ये बन जाएगा हमारा 30, ये बन जाएगा हमारा 48, और इस ये सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी हमारी 36 हो गई बराबर। जब इनको ऐड करेंगे हम इन सबको तो ये बन जाएगा हमारी कॉस्ट प्राइस जो हमारी 3 आइटम्स की थी, ये बन जाएगी 118, और ये करेंगे तो 108, मतलब 118 की चीज़ को हमने 108 में बेचा। लॉस हुआ कितना, 10 का लॉस हुआ, -10, 10/118 करेंगे, ये बनेगा 5/59, ये होता है हमारे पास। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 8.47% आ जाएगा। ये आंसर था हमका। 18th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि ए मैन परचेज सम फ्रूट फॉर RS 1000 रुपये का उसने कुछ खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 1000 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ही सोल्ड फ्रूट्स वर्थ RS 400 के 2/5 जो है वो 400 के बेचे 10% प्रॉफिट के, एट वट परसेंट मस्ट ही सेल द रेस्ट इन ऑर्डर टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन द होल, मतलब 20% प्रॉफिट होना चाहिए 1000 के ऊपर। सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए हमारी, 1000 से हमें को 1200 को बेचना है, बस इतनी सी बात है कि 1000 की चीज़ को 1200 से बेचना था हमने। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 400 की चीज़ को, इसको भूल ही जाओ आप, 400 की चीज़ को उसने 10% में बेचा, मतलब यहाँ पे जो 400 होंगे उसको अगर हम 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो मतलब 440 में बेचा है उसने। अब पीछे कितनी चीज़ें बची है, 1000 में से 400 माइनस करेंगे 600, और 1200 में से 440 माइनस करेंगे 760, मतलब अब 600 की चीज़ को उसको 760 में बेचना है ताकि उसको पूरे के पूरे 1000 पे 20% का प्रॉफिट हो। तो जब 600 की चीज़ को 760 में बेचना है तो प्रॉफिट कितना कमाना है, 160 रुपये का। तो 160/600 कितना होता है हमारे पास, इसको ये कर देंगे 4/15, और 4/15 कितना होता है हमारे पास 26.67%, ये वाला जो आंसर है। ठीक है, बहुत आसान था ये। उसके बाद हमको क्या करना है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, आप निकाल लोगे, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, हाँ पहला क्वेश्चन था शायद। ओके, तो ये क्वेश्चन जो पहला ही क्वेश्चन डिस्कस करना था, मैं बोल रहा था बाद में करूंगा क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि हमारे किसी टोन में मेल और फीमेल है 3:2 की रेशो में, तो अपने ईज़ के लिए मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, ये 30 है, ये 20 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि लिटरेट्स हमारे पास 40% मेल है, 20% इलिटरेट। क्या हो रहा है ना कि उसी टोन में लिटरेट भी हैं और इलिटरेट भी हैं, और इन लिटरेट में मेल भी हैं, इनमें फीमेल भी है, इनमें मेल भी है और इनमें फीमेल भी है। अब कितने हैं, 40% ऑफ लिटरेट आर मेल। अगर ये 40% है तो पीछे जो 60% बचा वो फीमेल होंगे। उसी तरह से 20% इलिटरेट आर फीमेल, अगर ये 20% है तो 80% क्या होगा, मेल होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्वेश्चन निकालना है, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेल्स कितने हैं हमारे पास, परसेंटेज में लिख लेते हैं कि मेल्स कितना है, 40% हमारे पास लिटरेट है और 80% इलिटरेट है, एल लिख दिया इधर, और इधर हम आई लिख देंगे। 40% लिटरेट मेल्स और 80% इलिटरेट मेल्स बनते हैं 100% के बराबर। यही होगा ना मेल्स की बारी। फीमेल्स की बारी भी वैसे लिख देते हैं। फीमेल की बारी क्या आएगा कि 60%, यहाँ से ये वाली वैल्यू 60% लिटरेट प्लस 20% इलिटरेट इक्वल टू 100%। फीमेल 100% ऐसे ही बनेंगे ना, 60% लिटरेट और 20% इलिटरेट, ये 100% के बराबर है। क्या करना है अब हमको, या तो लिटरेट बराबर कर दो या तो इलिटरेट बराबर कर दो, उस तरीके से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। तो चलो लिटरेट बराबर करते हैं। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना था, 120, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो फिर हमारे पास मेल कितने बन जाएंगे, 120L परसेंटेज में याद रखना, प्लस 240I इक्वल टू 300। उसी तरह से फीमेल कितना बनेगा, 120L प्लस 40I इक्वल टू 200, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा हमारे पास, 200I इक्वल टू 100
और आई इक्वल टू 100/200, जिससे इलिटरेट कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बनता है 1/2, 50%। इलिटरेट हमारे 50% बन गए। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल तो 30 + 20 50 है ना, तो 50 का 50% कितना आ जाएगा, इसका मतलब इलिटरेट हमारे पास 25 है। इलिटरेट 50% आए ना, तो लिटरेट भी 25 होंगे। अगर इलिटरेट 50% है तो लिटरेट भी 50% है, और दोनों 25 आ गए। अब इसमें बता दो वैल्यू, मेल यहाँ पे इलिटरेट 80% है, तो 25 का 80% कितना आता है, 20, पीछे 5 फीमेल होंगी। इसी तरह से लिटरेट में जो 25 हैं तो मेल 40 है, तो 25 का 40% 10, जो पीछे बचा वो 15 फीमेल है। अब हमको पूछा क्या है, व्हाट % ऑफ मेल्स इन टाउन आर इलिटरेट। अच्छा, % ऑफ मेल्स, तो कितने मेल इलिटरेट हैं, ये 20 है, तो 20 लिख दो। टोटल मेल कितने हैं, 30 है, तो 20/30 कर दो, ये बन जाएगा 66.67%, निकल गया आपका। तो ठीक है, इस तरह से मैंने जो भी थोड़े मुश्किल क्वेश्चन थे जो लोगों से नहीं निकल रहे थे उनको समझाने की कोशिश की अपने तरीके से। तो आप भी यहाँ से टेकअवेज ले सकते हो कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे। अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगी तो उसको भी थोड़ा सा ग्रैस्प करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जितना आप रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उस तरह से निकलेगा। एट द एंड ऑफ द डे इसमें कन्वेंशनल नहीं चलना होता है, आपको बेसिक तो कवर होने चाहिए आपके, लेकिन आपको अपनी भी कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस ही है अर्थमेटिक में सब कुछ, और बाकी कुछ नहीं है। आप किसी ट्रिक्स के भरोसे रहोगे या फिर आपको लगेगा कि फार्मूलेज ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ही मतलब चलने लगता है, और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी।